दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द करेजियस जैकल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? करेजियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है साहसी, और जैकल मतलब सियार। द करेजियस जैकल मतलब कि साहसी सियार। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको आज की स्टोरी में कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। One day an old jackal was roaming for food। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जब हम पास्ट में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां हम ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया चल रही थी, हो रही थी, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। रोम का मतलब होता है घूमना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, एन ओल्ड जैकल मतलब एक बूढ़ा सियार, वॉज रोमिंग घूम रहा था, फॉर फूड खाने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक दिन एक बूढ़ा सियार खाने के लिए घूम रहा था। ही हैड नॉट ईटन फॉर मैनी डेज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? इस वाक्य में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो जब हम किसी भी वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस कहलाता है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है भूतकाल में, मतलब बीते हुए समय में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ईट मतलब खाना, और ये थर्ड फॉर्म है ईटन। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही हैड नॉट ईटन फॉर मैनी डेज मतलब उसने कई दिनों से नहीं खाया था। इफ़ आई डू नॉट गेट फूड सून आई विल श्योरली डाई, ही थॉट। क्या मतलब हुआ? इफ़ आई डू नॉट गेट फूड सून, यदि मुझे जल्दी से खाना नहीं मिलता है, आई विल श्योरली डाई। श्योरली का मतलब होता है निश्चित रूप से। आई विल श्योरली डाई मतलब मैं निश्चित रूप से मेरी मृत्यु हो जाएगी। ही थॉट उसने सोचा। और दोस्तों, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसने क्या सोचा कि यदि मुझे जल्दी से खाना नहीं मिलता है, आई विल श्योरली डाई, आई विल श्योरली डाई निश्चित रूप से मेरी मृत्यु हो जाएगी। चलिए आगे देखिए। He was roaming in this fashion when he suddenly heard a strange sound। क्या मतलब हुआ? He was roaming, और ये भी हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस का ही वाक्य है। He was roaming in this fashion मतलब है इस तरीके से, फैशन मतलब तरीका, वे इस तरीके से घूम रहा था when जब he suddenly heard। दोस्तों, ये हियर की सेकंड फॉर्म में heard, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हियर का मतलब होता है सुनना, और ये सेकंड फॉर्म है heard। तो क्या मतलब हुआ कि ही वॉज रोमिंग इन दिस फैशन, वह इस तरह से घूम रहा था। वैन ही सडनली हर्ड जब उसने अचानक सुना आ स्ट्रेंज साउंड। स्ट्रेंज एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अजीब, और साउंड मतलब आवाज़। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब उसने अचानक एक अजीब आवाज़ को सुना। ही एट वंस बिकेम अफ्रेड एंड स्टार्टेड रनिंग अवे। क्या मतलब हुआ? एट वंस का मतलब होता है तुरंत, और दोस्तों बिकम अफ्रेड जो है वो एडजेक्टिव है,
और जब आपको ये चीज़ याद रखनी कि जब आप किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहते हैं, वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, तो आपको सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब के रूप में बिकम का प्रयोग किया गया है और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए बिकम की सेकंड फॉर्म लगाई गई है। तो बिकम अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत हो जाना, और ये सेकंड फॉर्म है। ही एट वंस बिकेम अफ्रेड मतलब वह तुरंत घबरा गया। एंड स्टार्टेड रनिंग अवे और वे ही स्टार्टेड रनिंग अवे और वो दूर भागने लगा। बट ही हैड गॉन ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस व्हेन ही थॉट। क्या मतलब हुआ? बट ही हैड गॉन ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस। और दोस्तों इस वाक्य में भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जैसे मैंने आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? बट ही हैड गॉन ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस मतलब वह सिर्फ थोड़ी दूरी पर ही गया था। व्हेन ही थॉट जब उसने सोचा। इट इज़ नॉट राइट फॉर मी टू बी अफ्रेड। क्या मतलब हुआ? इट इज़ नॉट राइट फॉर मी टू बी अफ्रेड मतलब इट इज़ नॉट राइट मतलब ये उचित नहीं है फॉर मी मेरे लिए टू बी अफ्रेड भयभीत होना। तो उसने क्या सोचा? मतलब अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गया था जब उसने सोचा कि इट इज़ नॉट राइट फॉर मी टू बी अफ्रेड मतलब मेरे लिए मुझे मतलब कि इट इज़ नॉट राइट फॉर मी टू बी अफ्रेड मेरे लिए ये उचित नहीं है कि मैं घबराऊँ। आई वुड डाई सून एनी वे। क्या मतलब वो आई वुड डाई सून एनी वे वैसे भी मतलब जल्दी ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेट मी गो एंड सी मतलब मैं जाता हूँ एंड सी देखता हूँ। परहैप्स शायद आई विल फाइंड सम फूड देयर शायद मुझे वहाँ पर कोई मतलब फूड कुछ भोजन मिले। चलिए आगे देखिए। एज द जैकल वेंट क्लोजर द साउंड ग्रीव लाउडर। क्या मतलब हुआ? एज द जैकल वेंट क्लोजर। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। गो का मतलब होता है जाना और ये सेकंड फॉर्म है वेंट। और दोस्तों क्लोज का मतलब होता है नज़दीक और क्लोजर मतलब उससे भी नज़दीक। एज द जैकल वेंट क्लोजर द साउंड ग्रीव लाउडर मतलब कि जैसे जैसे ये जो सियार था वो नज़दीक गया। द साउंड ग्रीव लाउडर जो आवाज़ थी ग्रीव लाउडर वो और भी ज़्यादा लाउडर मतलब और भी ज़्यादा वो भारी हो गई मतलब जो आवाज़ थी वो और भी अधिक बढ़ गई। चलिए आगे देखिए। ही सून नियर्ड एन ओपन स्पेस। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और NEAR नियर का मतलब होता है पास या फिर नज़दीक। और यहाँ आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ऐसे इंग्लिश में कई सारे शब्द होते हैं जो कि वर्ब होते हैं साथ में नाउन भी होते हैं। तो नियर का मतलब होता है नज़दीक जो कि एक एडजेक्टिव है। उसके अलावा नियर का मतलब नज़दीक जाना भी होता है जो कि एक वर्ब है। तो उस नियर को यहाँ वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो नियर की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया नियर्ड। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही सून नियर्ड एन ओपन स्पेस। ओपन स्पेस का मतलब होता है खुला मैदान खुला क्षेत्र। ही सून नियर्ड एन ओपन स्पेस मतलब है जल्दी ही एक खुले मैदान मतलब खुले मैदान के पास गया। हाइडिंग फ्रॉम बिहाइंड आ बुश। बुश मतलब झाड़ी, हाइडिंग मतलब छुपना। हाइडिंग फ्रॉम बिहाइंड ए बुश मतलब एक झाड़ी के पीछे छुपते हुए छुपकर। ही ट्राइड टू सी उसने देखने की कोशिश की। फ्रॉम वेयर द साउंड वॉज कमिंग। फ्रॉम वेयर द साउंड वॉज कमिंग की जो आवाज़ है वो कहाँ से आ रही थी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि हाइडिंग फ्रॉम बिहाइंड ए बुश ही ट्राइड टू सी फ्रॉम वेयर द साउंड वॉज कमिंग मतलब कि झाड़ियों के पीछे छुपकर उसने कोशिश की ये देखने की कि जो आवाज़ है वो कहाँ से आ रही थी। चलिए आगे देखिए। He was surprised to find that no one was there। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर was या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। उसके अलावा आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यदि आप सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ कभी भी किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही वॉज सरप्राइज्ड मतलब वह हैरान था टू फाइंड ये पाकर दैट नो वन वॉज देयर कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? मतलब वो जो था वो हैरान था इस मतलब ये चीज़ देखकर इस चीज़ को पाकर कि वहाँ कोई भी नहीं था। देयर इज़ नो वन हेयर यहाँ कोई भी नहीं है। देन फिर
वेयर इज़ द नॉइज़ कमिंग फ्रॉम, क्या मतलब वो उसने क्या सोचा, देन फिर वेयर इज़ द नॉइज़ कमिंग फ्रॉम, फिर ये जो नॉइज़ है मतलब ये जो शोर है वो कहाँ से आ रहा है। चलिए आगे देखिए। The entire field was littered with broken bows। दोस्तों फील्ड का मतलब खेत होता है, उसके अलावा मैदान भी होता है, तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द एंटायर फील्ड वॉज लिटर्ड। और लिटर्ड का मतलब होता है अटा हुआ होना, मतलब किसी जगह पर कोई किसी चीज़ की बहुत अधिक मात्रा में पड़ा होना, फैला हुआ होना, बिखरा हुआ होना, उसे लिटर्ड कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द एंटायर फील्ड वॉज लिटर्ड, मतलब जो पूरा वो जो मैदान था, वो जो क्षेत्र था, वॉज लिटर्ड, वो अटा हुआ था, विद ब्रोकन बोज। विद ब्रोकन बोज मतलब कि टूटे हुए धनुषों से, अरोज मतलब कि बाणों से या कैसे तीरों से, स्वॉर्ड्स मतलब कि तलवारों से, एंड शील्ड्स। और दोस्तों शील्ड का मतलब होता है कवच या फिर ढाल। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि द एंटायर फील्ड वॉज लिटर्ड विद ब्रोकन बोज, अरोज, स्वॉर्ड्स एंड शील्ड्स, मतलब जो पूरा मैदान था, जो पूरा क्षेत्र था, वो अटा पड़ा था टूटे धनुषों से, तीरों से, तलवारों से और कवचों से या कैसा ढालों से। It seemed that a war had been fought there। क्या मतलब हुआ दोस्तों, सीम का मतलब होता है लगना या फिर प्रतीत होना, और ये हमारा पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वाक्य है ये पास इंडेफिनेट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इट सीम्ड मतलब ऐसा प्रतीत हुआ या ऐसा लगा दैट कि अ वॉर हैड बीन फॉट देयर। दोस्तों इस वाक्य में यहाँ आप देख सकते हैं कि हैड के साथ बीन का प्रयोग किया गया, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई गई है। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप पास्ट परफेक्ट में पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं कि जब भी आप कोई पैसिव में पास्ट परफेक्ट का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, इट सीम्ड दैट अ वॉर हैड बीन फॉट देयर। और दोस्तों वॉर का मतलब होता है जंग, लड़ाई, युद्ध। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा लगा, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि अ वॉर हैड बीन फॉट देयर, कि कोई युद्ध वहाँ पर लड़ा गया था। और ये दोस्तों ये फाइट की थर्ड फॉर्म है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, और जैसा हमने कहानी के अंदर देखा ही कि वो जो सियार था, जो करेजियस जो सियार था, जब वो वहाँ गया तो उसने क्या देखा कि वो जो मैदान था वो पूरी तरीके से टूटे धनुषों से, बाणों से, तलवारों से और शील्ड से मतलब कि कवचों से, ढालों से वो पूरा अटा पड़ा था। तो वो ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई यहाँ पर जंग या कह सकते हैं कोई लड़ाई यहाँ पर लड़ी गई थी। एट द वन एंड of the field he saw an old war drum lying under a banyan tree। क्या मतलब at a one end मतलब एक सिरे पर, of the field मैदान के, he saw उसने देखा, क्या देखा, an old war drum। an old war drum मतलब एक पुराना जो war drum होता है, मतलब कि युद्ध में लड़ने वाला, युद्ध के स्थान, युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाने वाला जो ड्रम है वो पड़ा हुआ था, लाइंग पड़ा हुआ था, अंडर अ बनियान ट्री एक बरगद के पेड़ के नीचे। मतलब एक ढोल पड़ा हुआ था जिसका इस्तेमाल वॉर में किया जाता है, मतलब कि युद्ध में किया जाता है। तो इस तरह का जो एक ड्रम था, जो ढोल था, वो पड़ा हुआ था, कहाँ पड़ा था, अंडर अ बनियान ट्री एक बरगद के पेड़ के नीचे। एज जैसे कि, द विंड ब्लू जैसे कि जो हवा थी वो बह रही थी, विंड ब्लू, इट नॉक्ड द ब्रांचेस वो टकरा रही थी, द ब्रांचेस टहनियों से, ऑफ द ट्री पेड़ों के, अगेंस्ट द ड्रम, अगेंस्ट द ड्रम मतलब कि उस ढोल से टकराती हुई वो लग रही थी। एंड वंस अगेन और फिर एक बार, द फील्ड रिवर्बरेटेड विद द साउंड, फिर से एक बार वो जो मैदान था वो उन आवाज़ से, रिवर्बरेटेड मतलब कि गूंज रहा था। चलिए आगे देखिए। द जैकल हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, साई ऑफ रिलीफ का मतलब था राहत की सांस। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, द जैकल हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, जो जैकल था, सियार था, उसने एक राहत भरी सांस ली। वैन ही वेंट नियर जब वह नज़दीक गया, ही फाउंड उसने पाया, दैट की देयर वॉज अ लॉट ऑफ डिलीशियस फूड, उसने क्या पाया कि देयर वॉज अ लॉट ऑफ डिलीशियस फूड, वहाँ बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन था। लेफ्ट मतलब कि पड़ा हुआ था,
वो फूड लेफ्ट देयर, मतलब कि वहाँ जब वो थोड़ा आगे गया तो उसने क्या पाया कि देयर वॉज ए लॉट ऑफ डिलीशियस फूड लेफ्ट देयर, कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो डिलीशियस स्वादिष्ट भोजन था वो वहाँ पर छोड़ा गया था बाय द सोल्जर्स, मतलब कि सिपाहियों के द्वारा। ही एट टू हिज फिल, और ये ईट की सेकंड फॉर्म है, और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य। ही एट टू हिज फिल मतलब उसने पेट भर के खाना खाया, उसने पेट भर के भोजन किया, पेट भर के खाया। हैड आई रन अवे इन फियर आई वुड नॉट हैव गॉट ऑल दिस डिलीशियस फूड ही थॉट। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो आप वाक्य देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। और कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे स्पीकिंग में, कॉन्वर्सेशन में, तो आप इस वाक्य को ध्यान दें और आप इसको समझें। क्या मतलब हुआ? हैड आई रन अवे इन फियर, क्या मतलब हुआ? हैड आई रन अवे इन फियर, यदि मैं डर के कारण या डर के मारे भाग गया होता। आई वुड नॉट हैव गॉट ऑल दिस डिलीशियस फूड, मतलब मुझे ये स्वादिष्ट भोजन प्राप्त नहीं हुआ होता। ही थॉट, उसने सोचा। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है हम वो भी एक बार देख लेते हैं। क्या मॉरल है? करेज ब्रिंग्स गुड लक। और दोस्तों करेज को आप नोट कर सकते हैं, करेज एक नाउन है जिसका मतलब होता है साहस। ब्रिंग मतलब लाना, और ये जो हमारा, यदि आप इस वाक्य के बारे में बात करें तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आप कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होता है तो आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे तो आपको वहाँ वर्ब की, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वहाँ पर आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना होगा। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, और ये फिफ्थ फॉर्म है ब्रिंग्स। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? करेज। और तो ये हमारा जो वाक्य है इसमें जो करेज है जिसका मतलब साहस है, इसको सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। करेज ब्रिंग्स गुड लक, मतलब जो साहस होता है, साहस जो है वो क्या है? लाता है। क्या लाता है? गुड लक, वो एक अच्छे भाग्य को लाता है। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ, जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा था कि वो जो निडर या कह सकते हैं बहादुर साहसी जो सियार था, जो खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था लेकिन उसे खाना नहीं मिल रहा था, और जब उसे एक अजीब तरह की आवाज़ आई तो पहले तो वो घबरा गया, लेकिन उसके बाद उसने फैसला किया कि वो जाएगा और देखेगा कि किस चीज़ की आवाज़ है। और जब वो गया तब उसे वहाँ पर कुछ टूटा फूटा सामान मिला, और वहाँ उसे बहुत सारा खाना भी मिला जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था, और उसने अपना पेट भर लिया। तो दोस्तों इस कहानी का जो मॉरल है, सार है, बहुत ही अच्छी शिक्षा देने वाला है, बहुत ही अच्छा मॉरल है कि किसी भी जो व्यक्ति है उसे नहीं घबराना चाहिए, और यदि उसके सामने इस तरह की कोई स्थिति आती है तो उसे बिल्कुल ही अच्छे से उसका सामना करना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों यदि आप कमेंट के माध्यम से कुछ भी बताते हैं तो जाहिर सी बात है आपके जो कमेंट्स हैं उन कमेंट्स को देखकर मुझे भी एक सबसे पहले बात मोटिवेशन आता है। उसके अलावा यदि आपको कुछ सुझाव हो और यदि आपका मार्गदर्शन हो तो मैं और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए बना सकता हूं, क्योंकि मेरा हमेशा से ही ये प्रयास होता है कि मैं आपके लिए इस तरह के वीडियोस बनाऊं, इस तरह के वीडियोस लाऊं जहां पर आपको नए नए इंग्लिश के वर्ड सीखने को मिलें, और कुछ नए जो ग्रामर के स्ट्रक्चर्स हैं वो भी आप सीखें। सो that has always been my effort, that whenever I try to make a new video, the first thing which comes to my mind that I just want to bring any story where you guys can learn new words, meaning plus their pronunciation, and apart from this I always try to tell you or maybe the narrate you the translation part, so that you can also get good knowledge about the grammar. So guys, that's it for today. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.